आज का चैप्टर बेहद गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। वो खतरा जिसकी जड़ में पाकिस्तान का जहरीला कट्टरपंथी आतंकी दिमाग है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश है जिसकी जड़ में है मजहबी कट्टरपंथ। मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक नेटो की। अभी तक आप जिस नेटो के बारे में जानते हैं वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका समेत 32 पश्चिमी देश हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करना और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। खास बात यह है कि नेटो के बनने का आधार धार्मिक नहीं था, लेकिन जिस इस्लामिक नेटो की बात हो रही है उसकी लाइन मजहबी या इस्लामिक कट्टरपंथ की है। तो क्या धर्म युद्ध वाली स्थिति बन रही है? क्या जहरीला कट्टरपंथ इस्लामिक राज वाले सपने के साथ दुनिया के लिए नई चुनौती बनने वाला है? अगर इस्लामिक नेटो जिसे कहा जा रहा है अगर वो तैयार होता है तो फिर हिंदू और हिंदुस्तान के लिए क्या कोई खतरे की घंटी बजेगी? आज बात इस्लामिक नेटो के इसी चैप्टर की करूंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। पहले शहबाज मुनीर की सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान के साथ सुरक्षा संधि, अब टर्की के बेचैन कट्टरपंथी खलीफा एर्दोगन की एंट्री। क्या धर्म के आधार पर एक नई फोर्स, नया संगठन, नया गिरोह तैयार करने की तैयारी हो चुकी है? क्या धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर सोते विश्व को सचेत और सावधान होने का समय आ चुका है? क्योंकि सच तो यही है कि मजहबी लाइन पर एक संगठन खड़ा होता दिख रहा है जिसके घेरे में है मध्य पूर्व और साउथ एशिया का नक्शा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के बीच एक बड़ी सुरक्षा डील की सुगबुगाहट ने खतरे की घंटी बजा दी है। क्योंकि अगर पैक्ट हुआ और पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के इस ग्रुप में आगे और भी इस्लामिक देश शामिल हुए तो मजहबी लाइन पर बना ये पहला संगठन होगा। और जाहिर है गैर इस्लामिक देशों के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट भी, खासकर भारत के लिए। देखिए, इस्लामिक नेटो की जो चर्चा है और आगे जाकर के अगर इसका कुछ असल में शेप बनती है तो ये भारत के लिए विदाउट डाउट एक बहुत बड़ा खतरा है। इनफैक्ट ये चर्चा इटसेल्फ भी खतरा है, क्योंकि आगे जाकर के पाकिस्तान क्या करेगा अगर ये ग्रुपिंग सी बन जाती है। लूज मानिए, पाकिस्तान इस ग्रुपिंग को भारत के खिलाफ पोजीशन करेगा। कहा यह जा रहा है कि इस्लामिक नेटो उसी तर्ज पर काम करेगा जिस तर्ज पर नेटो काम करता है, खास तौर से नेटो का आर्टिकल 5, जिसके तहत अगर नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। लेकिन बात सिर्फ जवाब देने भर की नहीं है, बात उस पॉलिटिकल इस्लामिक विचार की है जिसने मेडिवल एज में धर्मांधता से भरे हमले दुनिया भर में इस्लामिक राज की स्थापना को लेकर किए। क्या इस्लामिक नेटो के पीछे की साजिश यही है, खासकर तब जब इस्लामिक नेटो को बनाने के पीछे दिमाग इस्लामिक आतंकवाद को दुनिया भर में फैलाने वाले पाकिस्तान का हो? इस्लामिक नेटो का बनना क्यों खतरनाक है और इससे सबसे ज्यादा खतरा साउथ एशिया में किसे है ये बताने की जरूरत नहीं। भारत से बुरी तरह पिटती रही पाकिस्तानी सेना का टूल किट रहे हैं इस्लामिक आतंकी। पहलगाम हमले के बाद से भारत ने साफ कर दिया है कि अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत अपने तरीके से जवाब देगा। वैसे भी भारत से पिटने का पाकिस्तान का इतिहास पुराना है। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया।
पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटा। ऐसे में अगर इस्लामिक नेटो बना तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द सुरक्षा की एक दीवार बना देगा, क्योंकि भारत से लड़े गए युद्धों में पाकिस्तान एक बात समझ चुका है कि अकेले पाकिस्तानी सेना भारत का सामना नहीं कर सकती। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के सहयोग के बाद भी पाकिस्तानी सेना तबाह हुई, लिहाजा पाकिस्तान एक बड़ा सुरक्षा घेरा धर्म के आधार पर तैयार करने में लगा है। दुनिया में इस्लामिक फोर्स का बनना क्या किसी गंभीर खतरे की आहट नहीं? खासकर तब जब दुनिया भर के देशों ने इस्लामिक आतंकवाद के बर्बर चेहरे को देखा हो। हमास और आईएसआईएस जैसे टेरर आउटफिट्स को तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश काफिरों या फिर कथित तौर पर मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक धर्म की लड़ाई बताते रहे हो। पहले ये समझिए कि आखिर इस्लामिक नेटो वाली बात निकली कहां से। इसके लिए तारीख पलटनी होगी। पिछले साल 22 जून को अमेरिका ने ईरान के एटॉमिक फैसिलिटीज पर हमले किए थे, ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप लगाते हुए। इसके बाद 5 सितंबर 2025 को इजराइल रक्षा बलों ने कतर में हमास के नेतृत्व को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे, जिसका कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया था। इसी मौके को देखकर पाकिस्तान ने इस्लामिक लाइन पर एक गोलबंदी तैयार करने की कोशिश की थी। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच रियाद में एक समझौता हुआ। एग्रीमेंट ये था कि दोनों में से किसी एक पर अगर हमला हुआ तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान सऊदी अरब एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे। लेकिन जल्द ही इस एग्रीमेंट की असलियत सामने आ गई, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेंशन बढ़ी और तालिबान ने पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर हमले किए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बिगड़े और दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई हो गई, तो क्या सऊदी अरेबिया उनके डिफेंस के लिए आया था? बिल्कुल नहीं। और सऊदी अरेबिया ने वहां से अपना स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है ये सिर्फ साउथ यमन के लिए है। सऊदी अरब का स्टैंड क्लियर है, लेकिन टर्की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एर्दोगन का खुराफाती दिमाग, मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की सनक और धार्मिक नजरिए से हिंदुस्तान से एर्दोगन की बेतहाशा चिढ़ टर्की को पाकिस्तान का करीबी बनाती रही है। ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने अपने ड्रोन, हथियारों और इंटेलिजेंस इनपुट से पाकिस्तान की खूब मदद की थी। ये अलग बात है कि बावजूद इसके भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धुआं-धुआं कर दिया था। लेकिन धर्म यानी मजहब की लकीर संवेदनशील होती है, खासकर तब जब सवाल इसके वजूद से जोड़ दिए जाएं। तो क्या कट्टर दुश्मन भी मजहबी लकीर पर एक साथ आ सकते हैं? एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। इसे जानकर आप समझ जाएंगे कि धर्म के नाम पर कैसे इस्लामिक देश एक हो जाते हैं या हो सकते हैं। आज की एक्स्ट्रा क्लास के पहले चैप्टर में ये तो आप जान ही चुके हैं कि जिस इस्लामिक नेटो की बात चल रही है उसमें 3 देश फिलहाल सामने आ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा टर्की। अब आपको अहम बात बताता हूं। सऊदी अरब और टर्की कभी आपस में नहीं इनकी बनी, खासकर 2011 के बाद से। कैसे, ये भी सुनिए। बहुत पहले से टर्की सऊदी अरब के खिलाफ रहा है। इसकी वजह है दोनों सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। इसके अलावा टर्की मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करता है, जबकि सऊदी अरब मुस्लिम ब्रदरहुड का विरोध करता है। एर्दोगन के मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रतिनिधियों से करीबी रिश्ते रहे। उन्हें एर्दोगन तुर्की में बुलाकर सम्मानित कर चुके हैं, जबकि सऊदी अरब मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी ग्रुप मानता है। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि धर्म की लाइन होने के बावजूद टर्की के लिए सऊदी अरब के साथ आना मुमकिन नहीं, क्योंकि दोनों के बीच लड़ाई इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को लेकर है। इस्लामिक समुदाय का लीडर कौन है? टर्की कहता है मैं नेटो का मेंबर हूं, मेरे पास बहुत बड़ी फौज है, मैं हूं। सऊदी अरेबिया कहता है चुप है, पैसे तो मेरे पास है, मैं हूं। जिहादिस्तान कहता है एटम बॉम्ब तो मेरे पास है, मैं हूं। एक टाइम में ईरान भी कहता था अरे भाग जाओ आप लोग, मैं ईरान हूं, मैं बॉम्ब बना रहा हूं। और एक चीज और बता देता हूं, कितनी दोस्ती है ना इनके आपस में। पाकिस्तान कभी ईरान को एटम बॉम्ब नहीं बनाने देगा। हाल ये है कि तुर्की और सऊदी अरब की दोस्ती पर भरोसा पाकिस्तानी भी नहीं कर रहे।
पाकिस्तान में तुर्की और सऊदी अरब की इतिहास में आपसी खींचतान को लेकर कमेंट्री चल रही है, लेकिन इतने अंतर विरोधों के बावजूद आज स्थिति यह है कि दोनों देश इस्लामिक नेटो बनाने के करीब आ चुके हैं। वजह क्या है? सिर्फ धर्म? इसलिए सवाल उठता है कि क्या सेकुलरिज्म का सारा पैमाना एक तरफा है, सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए है? तो क्या रूल ऑफ लॉ का दूसरा नाम शरिया है, जिस शरिया के खिलाफ ईरान में जनता सड़कों पर है? ईरान के संकट पर भी इस्लामिक देशों की निगाहें हैं। अरब के कई देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की वार्निंग दे दी है। सूत्रों के मुताबिक ये वार्निंग उन अरब देशों की तरफ से दी गई जो अमेरिका के करीबी रहे हैं। इसमें सऊदी अरब से लेकर कतर और ओमान जैसे देश शामिल हैं। तो क्या इस गोलबंदी का आधार धार्मिक है? ईरान पर ट्रंप के रुख को देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान और उसकी सेना का यही डर उसे इस्लामिक नेटो वाला चारा फेंकने को मजबूर कर रहा है। वैसे इस्लामिक नेटो के बनने के पीछे वजह धर्म वाली लाइन तो है ही, इसके अलावा पश्चिमी देशों और गैर मुस्लिम देशों के डिटरेंस से निपटना भी है। अगर देखें तो सऊदी अरब के पास पैसा है, एर्दोगन के पास मिलिट्री पावर और तकनीक है, और पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब, जिसे वो इस्लामिक बॉम्ब कहता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामिक कट्टरपंथ और इस्लामिक बॉम्ब का कॉम्बिनेशन एक बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। धर्म युद्ध की भूमिका का बिगिनिंग तो हुआ था जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था और इन्होंने कहा था तो इस्लामिक बॉम्ब है, आपको याद होगा, राइट। और आज की तारीख में भी पाकिस्तान का जो रोल माना जा रहा है इस संगठन में, वो इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान अकेला है मुस्लिम देशों में जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ये इस्लामिक बॉम्ब ओब्लिक इस्लामिक धर्म की अगर ये मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं और उसी विचारधारा पर ये जा रहा है। भारत की नजर इस्लामिक लाइन पर उभरते गठबंधन पर है। इस्लामिक नेटो बनाने में जुटे पाकिस्तान की बेचैनी की वजह भी दुनिया जानती है। भारतीय सेना पाकिस्तान की तबाही का पूरा प्लान तैयार किए बैठी है, बस इंतजार पाकिस्तान की एक गलती का है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। मुनीर की नींद भारत की इसी चेतावनी से उड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को टर्की का साथ मिलने के बाद भी भारतीय सेना ने सिर्फ अपनी क्षमता का ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में दिखाकर उसे बर्बाद करके छोड़ दिया। अब उसे डर है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो फिर पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से गायब हो जाना तय है। मुनीर को उम्मीद है कि अगर इस्लामिक नेटो बना तो इससे ज्वाइंट मिलिट्री प्रतिक्रिया होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, हथियार, लॉजिस्टिक्स और बेस सपोर्ट मिलेगा, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू होगी और रैपिड इमरजेंसी मिलिट्री सहायता उसे मिल सकेगी। लेकिन एक्सपर्ट बात कुछ दूसरी ही कह रहे हैं। ये तो पैक्ट चलेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आतंक का दूसरा नाम है जिहादिस्तान और जिहादिस्तान का दूसरा नाम है, क्या नाम बताया उस देश का आपने? पाक, ऐसा ही कुछ है। ये बेवकूफों का देश है। अभी मुस्लिम वर्ल्ड की कौन सी एक कंट्री है जो मुस्लिम्स की डिफेंड करेगा? अगर आप वर्ल्ड की बात करते हो, और क्योंकि मुस्लिम्स कहते हैं कि एक ही उम्मा और पूरे विश्व के मुसलमान एक हैं, वो बोलने के लिए है, लेकिन जहां तक प्रैक्टिकलिटी होती है वो नेशनलिज्म पहले आ जाता है और हर एक कंट्री जो है वो अपना इंटरेस्ट रखेगी। अगर इस्लामिक नेटो अस्तित्व में आता है तो यह सदी का सबसे बड़ा खतरा हो, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अलग अलग देशों का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका आधार कभी धर्म नहीं रहा, लेकिन इस्लामिक नेटो का आधार ही धर्म है। मजहबी कट्टरपन और उसके इंप्लीकेशन हम दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद के रूप में देख रहे हैं। चाहे पाकिस्तान हो या टर्की हो या दोनों ही आतंकवाद को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते रहे।
तुर्की हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता और उसे राजनीतिक शाखा के रूप में वैध मानता है, जबकि कई देश हमास को आतंकवादी मानते हैं। तुर्की पर मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों को शरण देने और उनके टीवी चैनल्स को अंकारा से चलाने का आरोप भी है। इसकी वजह से मिस्र जैसे देशों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण रहे। ऐसे में सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लामिक नेटो के पीछे मंशा आतंकवाद को लेजिटिमाइज करने की है। उस दौर में जब भारत के एक तरफ बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ तेजी से बढ़ रहा है, पाकिस्तान उसे खाद पानी दे रहा है, पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत को रोज धमकियां दे रहे हैं, क्या इस्लामिक नेटो का बनना एक बड़े खतरे की आहट है क्या? ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के हाथ बुरी तरह पिटा पाकिस्तान बेचैन है और इस्लामिक नेटो वाला उसका कदम इसी बदहवासी का नतीजा है और कुछ नहीं। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते आज के नहीं हैं। मोदी के दौर में दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। ये बात भी दीगर है कि 8 इस्लामिक देशों ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। इसमें सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मालदीव, कुवैत, मिस्र और जॉर्डन शामिल हैं। मुनीर और शहबाज की खींच और बेचैनी और बढ़ने वाली है। सोमवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान दिल्ली आ रहे हैं। पीएम मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच की दोस्ती दुनिया ने देखी है। यूएई भारत का 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। साल 2000 से यूएई ने भारत में अब तक $22 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। 2 हफ्ते पहले ही आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएई के दौरे पर गए थे, जिसके बाद से मुनीर के हाथ पांव फूले हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में तो इसे लेकर खूब कमेंट्री भी हुई। खुराफाती दिमाग एर्दोगन का है। पाकिस्तान को शह दरअसल टर्की से मिल रही है। मुनीर और शहबाज की तरफ से एर्दोगन को सपना खिलाफत का दिखाया जा रहा है। खास बात यह है कि चाहे टर्की हो या पाकिस्तान, दोनों ही आतंकवाद को सपोर्ट करते रहे हैं। एक बात तो तय है कि न तो भारत शांत बैठने वाला है, न ही पीएम मोदी। वैश्विक स्तर पर बदलते घटनाक्रम और समीकरण दोनों पर भारत की नजर है। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी का नजरिया क्लियर है, पर दुनिया को भी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि धर्म के आधार पर बना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कोई भी संधि इंसानियत और दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक अहम अलार्म है। खासकर तब जब कई सेक्युलर देशों में रेडिकलाइजेशन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पीएम मोदी आज से नहीं, पिछले 1 दशक से ग्लोबल मंच से यह बात कहते रहे कि आतंकवाद को गुड टेरर या बैड टेरर के नजरिए से जब तक देखोगे, तब तक मानवता के लिए खतरा बना रहेगा। और अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप की नीति ने कट्टरपंथ से दुनिया को साधने का सपना देख रहे एर्दोगन और पाकिस्तान को एक मौका दे दिया है। इस्लामिक नेटो अस्तित्व में आएगा या नहीं आएगा, ये तो बहुत आगे की बात है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने इस्लामिक टेररिज्म की है। दुनिया इस्लामिक टेररिज्म के बढ़ते शिकंजे पर अगर आंखें मूंदे रखती है, तो फिर खतरा मानवता के लिए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया में इस्लामिक सनक में मासूमों के कत्ल के आंकड़े डरावने हो चुके हैं। 1979 से मई 2021 के बीच दुनिया भर में कम से कम 48,035 इस्लामी आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों में कम से कम 2,10,138 लोग दुनिया भर में मारे गए। आतंकी हमलों में विस्फोटक सबसे आम हथियार है। 44% आतंकी हमलों में इनका इस्तेमाल होता है। आतंकियों के निशाने पर 31.7% सेना रहती है, जबकि दूसरे नंबर पर यानी 25% हमलों में टारगेट आम नागरिक होते हैं, जबकि 18% हमलों में आतंकी पुलिस बलों को टारगेट करते हैं। देखिए, अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे?
भारत अपनी चिंताओं और सुरक्षा को लेकर सजग है। मोदी एरा में ये बात तो हुई है कि भारतीय सेना ने आतंक के गढ़ में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। आतंकी और उनके आका बिलबिलाते घूम रहे हैं। इस्लामिक नेटो उसी खौफ और बेचैनी से उपजा राग है। लेकिन मुनीर और शहबाज को बखूबी मालूम है कि मोदी 10 साल आगे का प्लान किए बैठे हैं। पाकिस्तान की एक गुस्ताखी उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। फिर न टर्की बचा पाएगा, ना ही उसके पाले आतंकी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाकिस्तान को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। आपने अभी देखा होगा कि असीम मुनीर इस्लामिक नेटो का ख्वाब देख रहा है। इस्लामिक ब्रदरहुड को लेकर एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और उसकी आतंकी आर्मी भारत को गीदड़ भभकी देकर अपनी पीठ थपथपा ले रही। वहीं सरहद पर पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के ड्रोन मंडरा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या? ये बार बार ड्रोन आ क्यों रहे हैं? क्या ये भारत के लिए नई चुनौती है या फिर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा? पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में अब आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल से दिखाता हूं। कुछ तो बात है जो पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है। मुनीर के आतंकी बिल से निकलकर बिलबिला रहे हैं। सरहद पर ड्रोन उड़ने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनवरी के महीने में ही पाकिस्तान का पक्का इलाज शुरू होगा? क्या कुछ हो रहा है बॉर्डर के दोनों तरफ और इसके मायने क्या हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की ग्रह दशा फिर खराब होने वाली है। पाकिस्तान फिर खुद को बारूद के ढेर पर खड़ा कर रहा है। हुक्मरान फिर आवाम की जान जोखिम में डालने वाले हैं। हिंदुस्तान से फिर मुंह की खाने वाला है पाकिस्तान। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सिखाए सबक को फिर भूल रहा है। भूल रहा है कि भारत की सेना ने कैसे उसे घर में घुसकर मारा, कैसे उसके आतंकियों और उनके ठिकानों को जमीन में दफन किया गया। भूला नहीं होता तो शायद जरूरत न करता कुचले हुए सिर को उठाने की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक की जिन फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया था, आतंक की उन फैक्ट्रियों की ईंटों को फिर से जोड़ने की जुगत में लग गया है पाकिस्तान। और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खुलकर फंडिंग कर रही है। सबूत देखना चाहते हैं तो देखिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा के परिसर की है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सटीक हमले में तबाह कर दिया था। अब फिर से उसे आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। लश्कर के आतंक की इस फैक्ट्री में मरम्मत और रंग रोगन का काम होता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को अभी सिर्फ 8 महीने का वक्त हुआ है। भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जख्म अभी हरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लश्कर और जैश दोबारा से पाकिस्तान की बर्बादी की इबारत लिखना शुरू कर चुके हैं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर और जैश दोनों आतंकी संगठनों के मुख्यालय को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया था, जिसमें बहावलपुर में जैश का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह और मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय मरकज तैयबा उन 9 आतंकी ठिकानों में सबसे अहम थे, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की कब्र खोद दी गई थी। लेकिन जैश ए मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर में लश्कर तैयबा के टॉप लीडर के जमा होने की खबर चौंकाने वाली है। लश्कर के टॉप आतंकी, जिनमें हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और हफीज अब्दुल रऊफ मौजूद था। जैश के प्रमुख मसूद अजहर से मुलाकात भी की है। जाहिर है ये मुलाकात मातम पुरसी के लिए तो नहीं ही हुई। जरूर कुछ पक रहा है और कुछ बड़ा पक रहा है। पक ही नहीं रहा बल्कि गीदड़ भभकी भी सुनने को मिल रही है। ये अबू मूसा है, लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर, जिसकी जुबान पर जिहाद का नारा है। लश्कर आतंकी अबू मूसा का ये वीडियो हाल ही का है, जहां उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में तकरीर की और भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए ये कबूल किया कि उसने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को बताया था कश्मीर को सिर्फ आतंकवाद से बचाया जा सकता है। और ये है
लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज सईद का राइट हैंड और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर का सबसे खास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये लगातार अलग अलग जगहों से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये वही सैफुल्लाह कसूरी है जिसके हाथ पहलगाम आतंकी हमले में रंगे हुए हैं। इसी के इशारे पर आतंकवादियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। यानी ये पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। शायद मौत बुला रही है इन्हें, तभी तो सैफुल्लाह कसूरी, अबू मूसा और मोहम्मद अशफाक जैसे आतंकी एक बार फिर अपने बिलों से बाहर निकले और मुनीर और आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की भर्ती के अभियान पर निकले और भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आतंक के इन सपोलों के जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर किसी खतरनाक साजिश में जुटा है, या फिर आतंक पर बुरी तरह पिटी आईएसआई और मुनीर कैंप में भारत के किसी संभावित एक्शन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप भी हो सकता है क्योंकि बीते 10 दिनों में यानी 9 जनवरी 2026 से अब तक इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर राजौरी, पुंछ, सांभा और रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से करीब 10 से 12 ड्रोन भी भेजे गए। 9 जनवरी 2026 सांभा जिले में पाकिस्तानी ड्रोन ने हथियार गिराए। 11 जनवरी राजौरी, पुंछ और सांभा में कई ड्रोन देखे गए। जवाब में सेना ने फायरिंग भी की। 13 जनवरी राजौरी के कैरी सेक्टर में 5 पाकिस्तानी ड्रोन एक साथ देखे गए। भारतीय सेना ने भी काउंटर अटैक किया। 15 जनवरी पुंछ और सांभा में 2 से ज्यादा ड्रोन देखे गए। 17 जनवरी सांभा के रामगढ़ सेक्टर और अन्य इलाकों में भी ड्रोन देखे गए। एक तरफ आतंकी गतिविधि और दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए टोह लेने की कोशिश। इन सब के पीछे मकसद जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ही ये मुश्किलें पाकिस्तान द्वारा खड़ी की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान बखूबी भारत और भारत की ताकत को जान रहा है और समझ भी रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, धनुष तोप, के वज्र तोप, पिनाका लॉन्चर, रोबोटिक म्यूल, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अत्याधुनिक ड्रोन के साथ नई भैरव बटालियन और अग्नि ड्रोन प्लाटून। हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के बेड़े में ये वो घातक हथियार हैं जो पाकिस्तान जैसे दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने तकनीकी और ऑपरेशनल स्तर के साथ साथ रणनीतिक मोर्चे पर खुद को और मजबूत किया है। आधुनिक हथियारों की तैनाती से लेकर स्वदेशीकरण और डिजिटल बदलाव के जरिए अपनी युद्ध क्षमता को भारत ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सीमा सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग तक भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर मजबूती हासिल की है। वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्नि प्लेटून्स, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं, जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। 8 महीने का लंबा वक्त हो गया। इस दौरान भारत ने अपनी तीनों सेना की ताकत में आमूल चूल बदलाव ला दिए। ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में ही पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी गई। पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ था कि वो अभी तक उससे उबर नहीं पाया है।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 अवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान को तबाह कर दिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को जो F-16 दिया था उसे भी भारत ने मार गिराया था। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिए गए थे। नूर खान एयरबेस समेत 11 एयरबेस को ब्रह्मोस ने भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के 6 रडार सिस्टम और 3 हैंगर्स पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तकरीबन 80,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया है। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। इतना ही नहीं, मोदी आने वाले 10 साल के लिए बड़े सुरक्षा कवच को तैयार करने में जुटे हैं। सुदर्शन चक्र ऐसा पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर देगा। ना सिर्फ ये दुश्मन के हमले को नाकाम करेगा, बल्कि दुश्मन के वार से कई गुना बड़ा हमला करके हिट बैक भी करेगा। अगले 10 साल में देश की हर महत्वपूर्ण जगहों पर सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताया था। जिस बयान को सुनकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि तो सही है, तो कह रहे हैं ट्रंप, इंडियन इकोनॉमी डेड ही तो है। उसी इंडियन इकोनॉमी की आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक ऐसी तारीफ कर रहे हैं जिसे सुनकर भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहने वालों के सीने पर सांप लौट जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे ईमानदार हों, लक्ष्य साफ हो, तो फिर ऊपर वाला भी साथ देता है। भारत के साथ वही हो रहा है। आज हाल यह है कि मोदी नीति पर भरोसा यूरोपीय देशों का भी है, रूस का भी है, मिडिल ईस्ट का भी है। आज जियोपॉलिटिक्स में मोदी की लीडरशिप में भारत के गेम चेंजर रोल के बारे में आपको बताऊंगा। कैसे एक एक कदम चलते हुए मोदी नीति ने भारत को शिखर पर पहुंचाने की धारणा के साथ एक मजबूत एग्जाम्पल दुनिया के सामने सेट कर दिया। यह भी समझाऊंगा कि यह सब हुआ कैसे। मगर स्पेशल रिपोर्ट में इस सवाल के साथ अगले 3 साल भारत और अमेरिका के बीच क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इस पर भी बात करूंगा। अगले 3 सालों के भीतर मोदी और ट्रंप का रिश्ता कैसा होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बदलेगा या फिर इसी तरह टकराव नजर आएगा? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर टेंशन कम नहीं हुई है, ट्रेड डील पर फाइनल मुहर नहीं लगी है, न ही रूस के क्रूड ऑयल का मुद्दा थमा है। उनके ईगो और खिसियाहट में कमी नहीं आई है। बावजूद इसके शगुफा छेड़ दिया गया है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती बहुत सच्ची है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने सर्जियो गोड ने दावा तो ये भी कर दिया है कि ट्रंप अगले साल या उससे अगले साल हिंदुस्तान आ सकते हैं, 2029 तक दोस्ती के ट्रैक पर दौड़ सकते हैं। दावे तो और भी बहुत सारे किए गए, मगर जब ट्रंप के दावे ही हवा हवाई निकले तो फिर उनके दूत के दावों को कैसे सीरियसली लिया जाए? ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर उनकी पहल के बाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा खारिज कर दिया। ट्रंप बयान देते हैं कि टैरिफ में कटौती के लिए भारत ने रिक्वेस्ट की।
भारत का विदेश मंत्रालय ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार करता है। ट्रंप ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान को लेकर मोदी से बातचीत हुई। जवाब में मोदी सरकार इसे गलत बताती है। ट्रंप ऑन कैमरा बोलते हैं कि भारत रूस से कम तेल खरीदेगा, ये उनकी बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय कहता है कि ऐसा कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ। ट्रंप ये भी बोलते हैं कि मोदी 68 अपाचे की डील करना चाहते थे। भारत साफ साफ कहता है कि अजी ये तो बहुत बड़ा झूठ है, सिर्फ 28 अपाचे का जिक्र था, 68 कहां से आ गए। और जब सिलसिलेवार सबूत सामने रखे जाते हैं तो नैरेटिव ये गढ़ने की कोशिश की जाती है कि मोदी ने उन्हें सर बोला, प्लीज बोला, मिलने के लिए टाइम मांगा। बीते 10 महीने में शायद ही ऐसा कोई महीना गया हो जब ट्रंप ने मोदी पर बयान न दिया हो या फिर भारत का जिक्र न किया हो। क्यों? तो जवाब है मोदी का ट्रंप को भाव नहीं देना। पीएम मोदी को यह मालूम है कि ट्रंप 20 जनवरी 2029 तक अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज रहेंगे और वो इसी ट्रैक पर चलते रहे तो ताली एक हाथ से कैसे बजेगी। मोदी 3.0 भी 2029 तक चलने वाला है। इस दौरान जिस लकीर को मोदी खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि है। इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड हठ धर्मिता के आकंठ में डूबे ट्रंप को लेकर बदलने वाला नहीं। तो क्या इसलिए ट्रंप के सामने कंफ्यूजन जैसी सिचुएशन है? इसलिए वो कभी इंटरनेशनल लेवल पर मोदी के खिलाफ माहौल बनाते हैं और कभी दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। मोदी अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। ट्रंप की इन्हीं 2 लाइनों में विरोधाभास है। इसी से समझ सकते हैं कि अगले 3 सालों तक हिंदुस्तान को लेकर उनकी लाइन लेंथ कैसी रहने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल स्टेज में है, मगर ट्रंप ये दम भी भरते हैं कि भारत पर 500% टैरिफ लगा देंगे। विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो में टेलीफोन पर कम्युनिकेशन होता है, मगर दूसरी तरफ ट्रंप पाकिस्तान के साथ नई क्रिप्टो डील भी करते हैं। ट्रंप अपने राइट हैंड और व्हाइट हाउस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक माइकल क्रैट्सियोस को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलने देते हैं, मगर ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ का ऐलान कर भारत की तरफ इशारा करते हैं। इन तमाम संकेतों और संदेशों को क्या माना जाए? भारत से दूर रहना ट्रंप के लिए नामुमकिन है या प्रेशर पॉलिटिक्स जिसकी आड़ में वो अपने हितों को साधने में लगे हैं? भारत को लेकर ट्रंप का एजेंडा क्या होगा ये तय किया जाएगा, मगर मोदी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील करने के काफी करीब हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन 24 में से 20 चैप्टर पर साइन कर चुके हैं। इस महीने के आखिर में ईयू नेताओं के भारत आने से पहले इस डील को पूरा करना है। अगर इस डील पर फाइनल साइन होते हैं तो ये ट्रंप के लिए करारी हार की तरह होगी, क्योंकि इससे अमेरिका की ताकत और दबाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर पड़ेगा। believe that the India-EU FTA will serve that purpose. The discussions with the US as well, they are continuing to take place. We remain engaged with them, but there is no real connection between the two. They are being taken forward as independent enterprises. यूरोपीय यूनियन ही क्यों, पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ाकर कई बड़ी डील कर ली। कई दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते पर करार किए। एनएसए अजीत डोभाल के संभावित चीन दौरे की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की करीबी डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है। हाल के दिनों में चीन के साथ आए संबंधों में बदलाव भी अमेरिकी राष्ट्रपति को रास नहीं आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काउंटर प्लान है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बहुत दूर की है और वो 2029 तक भारत की निर्भरता वेस्टर्न कंट्रीज पर बहुत कम करना चाहते हैं और ये उसी की नींव रखी जा रही है। भारत के अलावा चीन और रूस भी वो देश हैं जो अपने अपने लेवल पर अमेरिका के टैरिफ वाले हव्वे को हवा में उड़ा रहे हैं। फिर चाहे आपसी व्यापार हो या दूसरे पैमाने, आंकड़े भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। दिसंबर महीने में भारत का निर्यात 38.5 अरब डॉलर हो गया, जो कि 1.87% ज्यादा है। इस एक्सपोर्ट को मोदी सरकार अगले कुछ महीनों के भीतर और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है और विकसित भारत वाले विजन को धार मिलेगी, वो भी बिना किसी टेंशन और शर्तों के।
भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.